Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you will be fine and doing well. मैं एहसान सालार एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना ये यूट्यूब का चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं हेल्प करूँ उन स्टूडेंट्स का जो ट्रेडिशनल क्लासेस तक एक्सेस नहीं रखते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं पहले अपने 4-5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिस पे मेरी फोकस है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉडर्न इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस के बारे में बता सकूँ। उसमें ये है कि जो वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अब जो मॉडर्न एजुकेशन है या जिस तरह से एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मेरी ज़्यादातर फोकस या एम्फसाइज इसी बात पे ही रही है स्टूडेंट्स के साथ कि वो मॉडर्न एग्ज़ामिनेशन की नेचर को समझ करके अपनी इंग्लिश की लर्निंग प्रोसेस को उसी के साथ ले जाए। क्योंकि मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस में ख़ुद को इनरोल कर लेते हैं, वो टाइम दे देते हैं, लेकिन चूंकि आजकल की मॉडर्न एग्ज़ामिनेशन का नेचर काफ़ी हद तक चेंज हुआ है तो वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या वो वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है वो मसला है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इसी पे आपसे बात करूँगा कि किस तरह से आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस को ईजी और डिलीवरेबल बना सकते हो ताकि वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहे। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग में कुछ फ्लॉज को मेंशन करूंगा जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश से रिलेटेड, और फिर उसके बाद मैं उसकी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से उन इश्यूज़ या उन फ्लॉज या उन डोल्ड्रम्स को टैकल कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, पहला मसला तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस में लैंग्वेज की रही है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स जब इंग्लिश सीखते हैं तो हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ही सीखते हुए आ रहे हैं। मतलब जिस तरह एक सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, हम लैंग्वेज को भी एक उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ जो है वो हमारी इश्यूज़ आ जाते हैं। पहले मैं वो आइडेंटिफाई करूँगा कि हम उसको किस अंदाज में सीखते हैं। स्टाइल ये रही है कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो क्लास में बैठ जाते हैं, वो टीचर का जो लेक्चर होता है उसको सुन लेते हैं। अब लेट सपोज अगर हमारे पास एक टॉपिक है टेंसेस का, तो अगर किसी टीचर ने टेंसेस का टॉपिक पढ़ाना हो या स्टूडेंट्स ने समझना हो तो वो मेनली सिर्फ उसके ग्रामर पे फोकस कर लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, बस सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब लगती है, अच्छा वर्ब फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ये लगता है, 3-4 एग्जांपल्स बना करके स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये हमें सिर्फ समझना है। लेकिन याद रखें ये जो तरीका है ये एक सब्जेक्ट पे तो ठीक है फॉलो होता है कि जहाँ पे आपने सिर्फ टीचर से एक बात को समझना ही होता है, लेकिन जब बात आ जाती है लैंग्वेज की तो लैंग्वेज सिर्फ समझने के हद तक बात नहीं है कि आपने सिर्फ एक चीज़ को समझना होता है। ये लैंग्वेज कल आपने लिखना है, ये लैंग्वेज कल आपने बोलना है, तो बोलने के लिए ओनली अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको जो तरीका करना है वो ये है कि टीचर्स जो आपको तरीका बता देते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसने आपको एक राइट पाथ दिखाया, अब उसी पाथ पे आपने वॉक करना है, देन यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। मसला यही होता है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है या वो एक स्टूडेंट का जो एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ वो इशू ये रहती है कि उसको टेंसेस, पैसिव वॉइस वगैरह सब कुछ का पता होता है, उनको फार्मूलेज वगैरह सब कुछ पता होता है, लेकिन जब बारी आ जाती है एक पैराग्राफ लिखने की, जब बारी आ जाती है स्पीकिंग की, तो स्टूडेंट का जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। ना वो स्पीकिंग कर पाता है, ना वो कोई राइटिंग कर पाता है। और आजकल के मॉडर्न एग्जाम्स में हमें पता है हमें एसे लिखना है, हमें ट्रांसलेशन करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, कंपोजिशन करना होता है, और फिर उनका उस ग्रामर के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है जो हमने एक बेसिक स्टाइल में पढ़ा हो कि जी ही प्लेज फुटबॉल, ही कुक्स फूड। अब ये एग्जांपल्स हमें पता होता है, स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो बता देता है दैट दिस इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन मसला ये होता है कि वो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता है। इसकी जब रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन आ जाती है फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल जो है वो सामना करना पड़ते हैं। तो मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इंग्लिश सीखना हो, जब आपने ग्रामर सीखना हो, तो ग्रामर इसी पर्पज़ से ही पढ़ाई जाती है कि कल आपने इसको फॉलो करना है, कल आपने इसको रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना है। आप जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में ये सब कुछ नज़र आना चाहिए कि आपको ग्रामर किस हद तक आती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर आप बाज़ार जाते हैं, आप कपड़े लेते हैं, आप काफ़ी महंगे कपड़े ले लें, आप काफ़ी अच्छे कपड़े ले लें,
लेकिन जब तक आप ये कपड़े पहनते नहीं है ना, तब तक किसी को दिखता नहीं है कि आपके पास किस तरह के कपड़े हैं और आपने किस तरह के कपड़े बाज़ार में लिए। अगर आप फटे हुए कपड़ों के साथ आते हो, इवन आप जो है वो सही क्लॉथिंग नहीं करते हो, तो इसका यही मतलब हो जाएगा ना कि जी आपके पास कपड़े ही नहीं है। अब ज़रा इसी एग्जांपल को ला करके ग्रामर पे अप्लाई कर लें। आप अच्छा ग्रामर सीखे, आप क्वालिटी वाले ग्रामर सीखे, आपको ग्रामर का सब कुछ पता हो, लेकिन जब तक वो आपकी राइटिंग में दिखेगा नहीं ना, तब तक आपकी ग्रामर बिल्कुल ज़ीरो है। हाउ विल आई नो दैट यू नो ग्रामर? योर ग्रामर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन राइटिंग, बिकॉज आजकल के मॉडर्न एग्जाम में आपने यही करना है। तो इसमें जो मसले होता है, वो पहला मसला होता है स्टूडेंट के पास वोकैबुलरीज की कमी होती है। दूसरा मसला होता है स्टूडेंट खुद को रीडिंग हैबिट से दूर कर लेता है। तीसरा मसला, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक स्टूडेंट कोई राइटिंग नहीं करता है। लास्ट मसला फिर यही होता है कि वो बंदा ना फिर स्पीकिंग कर पाता है, ना कॉम्प्रिहेंशन कर पाता है, ना उसकी कंपोजिशन होती है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ इस बात पे स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करवाता हूँ कि याद रखें, जब आपने लैंग्वेज सीखना हो तो लैंग्वेज एक इसको एज अ फ़न समझ ले। फ़न मतलब इस तरह से, अगर आपको एक टेंस आज पढ़ाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मेरा खुद का स्ट्रेटजी रहा है कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सिर्फ ग्रामर के समझाने तक बात नहीं है कि आपने इसका ग्रामर समझना है कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब वगैरह ये लगता है। मैं वही क्लास में बैठ करके स्टूडेंट से 10 से 15 पैराग्राफ्स मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखवाता हूँ, करप्शन पे, पावर्टी पे, टेररिज्म पे, या किसी भी चीज़ के कोई इशू हो या सोल्यूशन हो, और मैंने बताना होता है स्टूडेंट्स को कि ये टेंस आपने यूज़ कहाँ कैसे करना है। अगर एक स्टूडेंट फाइन सब पैराग्राफ लिख करके लाता है, इसका मतलब है वो फिर फाइन सब पैराग्राफ बोल भी सकता है। तो असल मकसद यही होना चाहिए इंग्लिश का कि मैं जो लेट सपोज अगर मैं टेंसेस पढ़ाता हूँ, तो मैं टेंसेस तकरीबन 40 डेज़ में सिर्फ टेंसेस का टॉपिक कवर करवाता हूँ। अब अगर इसमें मैं एक टेंस उठा लूँ, तो एक टेंस पे कम से कम मेरे 7 से 8 लेक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें 2 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ समझाना होता है कि ये टेंस क्या है, इसका ग्रामर क्या है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसके सेंटेंस को एक्सपेंड कैसे करना है। बाकी जो 5-6 लेक्चर्स होते हैं, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान बैठ करके टॉपिक्स देने होते हैं, उनके सामने मैं खुद लिखता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनसे लिखवाता हूँ, ताकि कल को उनकी रीडिंग राइटिंग इनका हैबिट अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। एक बंदे को एक्टिव पैसिव सब कुछ पता होता है, लेकिन बाद में जब सेंटेंस उसके सामने आ जाए कि ये बिल्डिंग को धमाके से उड़ाया गया, अब इसका पैसिव पता भी होगा, लेकिन एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट इसकी इंग्लिश नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि इसमें कौन सा वॉइस यूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली वही एक ट्रेडिशनल स्टाइल 2006-2007 का ही चलता हुआ आ रहा है कि ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। अब इसका रियल वर्ल्ड कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, बस जी अब फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम, ना इसका कोई ट्रांसलेशन है, ना इसका कोई रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन है। बस जी को बोल देते हैं कि जी इसका पैसिव ये हो गया, बस स्टूडेंट ने कहा जी सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, बस ये एक तरीका हो गया, बस चले जी उसको फॉलो कर ले। बात आ जाए मॉडल वर्ब पे, एक शुड है, बस जी शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस, 2 एग्जांपल्स करवा करके ख़त्म हो जाते हैं। अब इनको ये बताया नहीं जाता है कि इसमें ये किस तरह की पैराग्राफ राइटिंग में शुड कहाँ कैसे क्यों यूज़ होगा, किस तरह से आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस पे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एडवाइस ये है कि जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो कोशिश करें उसका रियल वर्ड मैनिफेस्टेशन करें। कोशिश करें न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर उठा लें, सैटरडे को आप न्यूज़पेपर बाय कर लें, वो एक न्यूज़पेपर आपकी पूरी वीक का न्यूज़पेपर बनेगा। अब ये एक बार न्यूज़पेपर है, लेट सपोज यहाँ पे आज आपके पास एक पैराग्राफ है, और वो है आपके साथ कि बिल टेबल्ड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ द टेरर सस्पेक्ट्स। अब इधर देखिए, आपको इस तरह के वोकेब्स का पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मसला ही यही आ रहा है कि एक बंदा जब वो टेंसेस पैसिव वगैरह सब सीख भी लेता है, तो उसको जी वही 5-6 वर्ड्स का पता होता है। शी कुक्स फूड, शी प्लेस फुटबॉल, पास्ट में करेंगे शी प्लेड फुटबॉल, फ्यूचर में करेंगे शी विल प्ले फुटबॉल। अब इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन इस तरह की वोकेब्स का कोई आइडिया नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि ये किस लिए यूज़ हुए, उनको मीनिंग का पता नहीं होता है। तो अब जब ये पता नहीं है, तो जो रियल वर्ड आपके मैनिफेस्टेशन है वो नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज वाइटल, दैट इज अ फ्यूटाइल प्रोसेस, दैट इज अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल प्रोसेस। कोशिश आप तमाम स्टूडेंट्स ये कर ले जो मेरे साथ है, जो जिनका अप्रोच मेरे पास नहीं, वो कोशिश ये करे, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाए, आप चाहे जो है वो ख़ुद इंग्लिश की स्पीकिंग राइटिंग को ठीक करते हो, उसमें ये एक तरीका आप अडॉप्ट कर ले। आज अपने साथ आप डेट नोट कर ले, 1 महीने तक रेगुलर ये प्रैक्टिस कर ले,
और फिर ये अपनी फीडबैक खुद अपने आप से ले ले कि आपने 1 महीने में कितना इम्प्रूव किया। तरीका ये है कि ये जो एक आर्टिकल है, अभी लेट सपोज ये एक आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये एक बड़ा आर्टिकल है। अब कोशिश ये करें कि आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ ले। इसमें कुछ वोकेब्स होंगे, वो वोकेब्स आपको समझ नहीं आएंगे। अच्छा, इसको किसी वोकेबलरी डिक्शनरी में देखना मत, सिंपल आकर के गूगल में उसका ट्रांसलेशन सर्च कर ले, गूगल में आपको वोकेबलरी मिल जाएगी। ट्रेडिशनल जब आप किसी डिक्शनरी में करते हो तो एक वर्ड के 5-6 मीनिंग्स आ जाते हैं, फिर बंदा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल गूगल में इसका ट्रांसलेशन देख ले। ट्रांसलेशन देखने के बाद जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया तो लेट सपोज इस पैराग्राफ में मेरे सामने आ जाते हैं कोई 12 वोकेबलरीज आ जाते हैं जिसका मुझे आइडिया नहीं। 12 वोकेब्स में से 8 वोकेब्स आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर ले, जस्ट जा करके सर्च कर ले। उनका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपने उसका मीनिंग निकालना है ताकि आप इस आर्टिकल को समझ सकें, आप इसको कॉम्प्रहेंड कर सकें। जब आपने समझ लिया तो आपके 8 वोकेब्स को आपने वाइट वॉश किया, रह गए 4 वोकेब्स। उन 4 वोकेब्स को आप यहाँ पे लिख ले। डेली आप न्यूज़पेपर से 4 वोकेब्स निकाल दें। अब एक दफ़ा आपने पढ़ लिया इसको, दोबारा एक दफ़ा फिर इसको रीडिंग दे ताकि आप जो है वो फ्लुएंसी के साथ आपको जो है वो इसका आप कॉम्प्रहेंशन कर सकें। अब आपने करना क्या है, लास्ट में बैठ करके इसी पैराग्राफ को एक दफ़ा खुद से लिखने की कोशिश करो कि क्या आप जो बात आपने वहाँ पे समझी हुई है कि जी अ बिल टेबल्ड इन सेनेट फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ द टेरर सस्पेक्ट्स। अब ये जो एक आर्टिकल था, अब आप एक दफ़ा इसको लिख ले कि अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो कल जब आपने यही बात किसी को रिटर्न में लिख करके समझानी हो तो क्या आप समझा पाते हो या नहीं। अब जब एक दफ़ा आपने लिख लिया, नाउ कंपेयर योर राइटिंग विद ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग। आपको एक ह्यूज जो है वो डिफरेंस मिलेगा कि बहुत सारे फ्लॉज है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, आपके टेंसेस के एप्लीकेशन में वगैरह वगैरह। अब यही प्रोसेस आपने कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करना है। जब आपने बोल दिया जो आपको इंग्लिश आता है, अब कोशिश करें 2 दफ़ा इसका स्पीकिंग करें अपने साथ। इस सारे प्रोसेस में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो 40 to 45 मिनट्स ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये जो 40 to 45 मिनट्स है ये आप अपनी इंग्लिश को दे दें। इस तरह से आर्टिकल पढ़ लें, चारों से वोकेब सीखें, उसको लिख लें, कंपेयर कर ले, जो आपको फ्लॉज मिलते हैं उसको अंडरलाइन कर ले और उसके साथ अपने साथ स्पीकिंग करें। टू बी वेरी हॉनेस्ट विद यू, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट विद यू, यकीन मानिए इससे आपका स्पीकिंग ठीक हो जाएगा, इससे आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का पता चल जाएगा, इससे आपको किसी भी वर्ड का, अब ये टेरर से रिलेटेड वोकेबलरीज थे, आपको प्रिवेंटिव का लफ्ज़ पता होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं जारगन्स, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन या सस्पेक्ट्स वगैरह या लॉ अमेंडमेंट, ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये आपकी एक टर्मिनोलॉजीज़ का जो एक स्किल है वो डेवलप्ड हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका राइटिंग बन जाएगा। और जब आपका राइटिंग बन जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में आजकल जाते हो तो वहाँ पे आपने ऐसे राइटिंग करना होता है, वहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, कंपोजिशन करना होता है। इन सब के लिए लाजमी है कि आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट को सिंपल सा टॉपिक दूँ, मैं कहता हूँ कि जी आप मेरे साथ बात कर ले ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट्स पर, तो कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है। कोई स्टूडेंट तो क्या मतलब, आप खुद ही अपने साथ सोचें आपका स्टार्टिंग सेंटेंस ऑफ योर टॉपिक क्या होगा। लेकिन जब दूसरे साइड पे आप समझते हो कि जी ग्रामर तो मुझे सब कुछ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता है, तो अब जब वही 2 टेंसेस का पता है तो ये जो मैंने आपसे कहा कि जी इनकी इम्पैक्ट्स, इसके इम्प्लीकेशंस या ग्लोबल वार्मिंग के बता दी, तो ये सारा टॉपिक लिखा ही इन्हीं 2 टेंसेस में जाता है। आप एक साइड दावा करें कि आपको वो टेंस आता है, दूसरे साइड पे आप देखें कि उसका रियल वर्ड कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग की कोई जो है वो वोकेबलरीज ही नहीं है आपके साथ, उसके कोई जॉर्गन्स, कोई टर्मिनोलॉजीज नहीं आपके साथ। तो अब जब आपका ये राइटिंग कमज़ोर है तो मैं आपके साथ अगर बोलूँ कि जी ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर लो तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू टॉक। और अगर आप बात नहीं करते हो तो फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने क्या करना है, किसी एग्जामिनर ने क्या करना है। क्या किसी एग्जामिनर ने आजकल आपसे यही पूछना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बता दो? क्या उसने ये पूछना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आते हैं? या उसने आपको देना है कि जी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पॉलिसी बनाया गया, ये जो बिल टेबल्ड हुआ है सेनेट पे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आप मेरे साथ बात कर ले। तो उसने तो यही आपसे पूछना है। तो यही पूछने के लिए आपको उसकी जारगन्स, टर्मिनोलॉजीज, वोकेब्स, ये सब कुछ पता होने चाहिए। टू बी वेरी हॉनेस्ट विद यू,
जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है, आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लें। न्यूज़पेपर की रीडिंग का हैबिट डाल दें। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ जो है वो यू विल सफ़र डिफ़िकल्टीज़, यू विल बी बोर्ड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं एडवाइस करता हूँ अपने किसी भी स्टूडेंट को कि वो सिर्फ इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर ले। जो टेंसेस वगैरह आपको इसमें दिखते हैं, आप कोशिश कर ले उन टेंसेस को आप इस तरह से अंडरलाइन कर ले। अब लेट सपोज यहाँ पे सेंटेंस है कि इन अ सिग्निफिकेंट मूव द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे क्वाइटली इंट्रोड्यूस्ड। अभी क्वाइटली इंट्रोड्यूस तो इट मीन्स ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है। अच्छा, उसने क्वाइटली इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट क्या का आ क्रूशल बिल इन द नेशनल असेंबली, एक क्रूशल बिल नेशनल असेंबली में, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह की ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ही ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अब ज़रा आप इस सब्जेक्ट को देखिए, कहते हैं ना सिग्निफिकेंट में, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन फ्राइडे क्वाइटली इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए ये आपका सारा सब्जेक्ट बन गया, फिर इंट्रोड्यूस्ड वर्ब आ गए। अच्छा क्या किया है जी, उसने इंट्रोड्यूस किया है आ क्रूशल रूल इन द नेशनल असेंबली, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको यही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं कहता हूँ जी टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात कर लो, तो आप कहेंगे जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड टेररिज्म हैव इम्पेडेड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बन गए ऑब्जेक्ट, टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन गए सब्जेक्ट, इम्पेडेड बन गया वर्ब। अब हैज़ आ गए, हैव आ गए, वो बन गए प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह का सेंटेंस चाहिए था, क्योंकि आपने कल ऐसे राइटिंग में यही चीज़ें लिखने, वहाँ पे तो आपने ये नहीं लिखना है कि जी आप प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान मुझे बता दो, आप कहते हो चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ आया हुआ है, तो आपसे वो चीज़ें नहीं पूछा जाता। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उसी स्टाइल को ही फॉलो करते हुए एक टेंस का समझते हैं, अच्छा इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, हैज़ का यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है, बस दो एग्जांपल बना करके नेगेटिव करके उसको साइड ऑफ कर लेते हैं। हमें लगता है कि जब हमने ये टेंस कर लिया, कल को जब हमने उसका लिखना हो ना, तो हम उस पर एक भी सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते या ना उस पर बना सकते, और यही मसला फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट की ये जो लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज है ना, वो साल में कन्वर्ट हो जाती है, वो यकीन मानिए सालों में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में आ जाता है, उनका यही मसला होता है। आप जो बेसिक लेवल के, मॉडरेट लेवल के एस्पायरेंट्स हो, आप इस तरीके को अडॉप्ट कर ले, यू विल नॉट फेस इश्यूज़ वाइल राइटिंग एसे। जब आपने एसे सीखना भी हो तो फिर वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा, कंटेंट पे नहीं करना होगा। अब यहाँ से आपको कंटेंट जो है वो मिल गए, यहाँ से आपको आइडिया मिल गए, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मिल गए, यहाँ से आपको वोकेब्स, टर्मिनोलॉजीज इनका पता चल गए। मोर उससे सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आपको एक बात के रियल वर्ड में मैनिफेस्टेशन मिल गई कि बात किस तरह लिखी जाती है। अब जब ये आपने लिख लिया, यहाँ पे इसको पढ़ करके लिख ले, लिखने के बाद अब आकर के इसको एक दफ़ा अपने साथ प्रैक्टिस कर ले। डियर स्टूडेंट्स, आप यकीन माने ना, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि लर्निंग इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि सिर्फ ग्रामर को ही सीखना होता है। लर्निंग इंग्लिश में राइटिंग है, स्पीकिंग है, जारगॉन्स है, सब कुछ है आपके पास। और आजकल तो फिर सबसे ज़्यादा है ही यही चीज़ें, ट्रांसलेशन करना है, एसे लिखना है, प्रीसे लिखना है। आजकल किसी एग्ज़ाम में वही बच्चों वाली चीज़ें आपसे नहीं पूछे जाते हैं कि जी आप बता दें प्रीस का पैसिव वॉइस बनाओ कि ही कुक्स फूड, बस सामने वाला बंदा बना ले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर चेंज हो गया। कोशिश कर लो ख़ुद को टाइम के साथ इवॉल्व कर लो। आप इवॉल्व नहीं करेंगे, आप एक्सपायर हो जाओगे। आप इवॉल्व नहीं करोगे, आप आउटडेटेड हो जाओगे, आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे। और जब आप इर्रेलेवेंट हो गए, फिर ख़ुद को रिलेवेंट करने में यू विल फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़, बैरियर्स हैं ना, वो आपको फेस करने होंगे। और फिर आप रिलेवेंट कर भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास गाइडलाइन का मसला होता है, आपको बंदा गाइड नहीं कर पाता है। आपकी जो करियर काउंसलिंग का या जो आपके ख़ुद की काउंसलिंग का मसला होता है, वो मसला फिर आपके लिए बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं इसी बात पे आज की वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि मेरी इस स्ट्रेटजी को आप एडॉप्ट कर लें। आज की तारीख को अपने साथ नोट कर ले, 1 महीने तक इस स्ट्रेटजी पे काम करें। आफ्टर 1 मंथ खुद अपने आप से फीडबैक ले कि आपने कितनी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब सीखे, आपकी राइटिंग किस हद तक इम्प्रूव हुई, आपका स्पीकिंग किस हद तक इम्प्रूव हुआ, और सबसे ज़्यादा जितना ग्रामर आपको पता था उसका रियल वर्ड मैनिफेस्टेशन किस हद तक हो गए। जब आप इन चीज़ों पे काम कर ले, टू बी वेरी हॉनेस्ट विद यू, मैं कहता हूँ कि जी इट विल हेल्प यू, इट विल बेनिफिट यू इन ऑल वेज। तो यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी ये लेक्चर जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी।
आपकी लर्निंग प्रोसेस में, लैंग्वेज की लर्निंग प्रोसेस में ये आपको बेनिफिट करेंगे। आपको एक तरीके का मैं जो है वो कोशिश करूँगा मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर लूँ जिस पर मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से पर्टिकुलरली आपने एक पैराग्राफ राइटिंग पे काम करना है, किस तरह पर्टिकुलरली आपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करना है। तो इंशाल्लाह ये एक सीरीज़ जो मैंने अभी लॉन्च किया है, इस पे मैं इसी तरह के फ़ायदेमंद वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो आपको बेनिफिट कर ले, आपको मैं स्ट्रेटजीज़, आपकी गाइडलाइन जो है वो गाइडेंस आपको देता जाऊँगा। एंड डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई दीज लेक्चर्स दैट दे विल बेनिफिट यू। तो लास्ट में मैं अपनी बात को इसी बात पे ख़त्म करने जा रहा हूँ और रिक्वेस्ट यही रहेगी आप तमाम स्टूडेंट से, आप तमाम डियर फ्रेंड से कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल है सालार इंग्लिश लैब, इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर ले, वीडियोस को शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए और आप मुझे भी इस प्रोसेस से इनकरेज करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने आपके साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स इन पे बात करनी है और फिर जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं स्टेट वाले सेंटेंसेस पे आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।